हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 9th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर गति अर्थात मोशन का अध्याय 2 का अति लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। और ये भारती भुवन बुक है। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो है हम पहले चैप्टर का सभी प्रश्न को कर चुके हैं, जो कि भारतीय वन बुक का ही है। इसमें आज हम लोग जो है गति चैप्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। क्लास 9th के फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर है। चलो यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। और इसका यदि पीडीएफ यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा या कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला हम लोग क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला गया है, आवर्त गति किसे कहते हैं। तो आवर्त गति बताए थे जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि दीवार, घड़ी के पेंडुलम की गति, झूलों की गति, ये सब जो है आवर्त गति है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे, जब कोई वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे में दीवार, घड़ी के पेंडुलम की गति या झूले की गति। चलो उसके बाद ये पहला हमारा प्रश्न था, ठीक है। उसके बाद अगला दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखो क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है, जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका ही विस्थापन क्या होगा। तब उसका विस्थापन जो है पूछा है क्या होगा। कोई वस्तु, चाहे उपग्रह हो, कोई भी कण हो, अगर मान लो ये एक वृत्तीय पथ, ये एक वृत्त बना लिए हम। अगर कोई कण इस वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो यहाँ से मान लो यहाँ पर से ये चलना शुरू करेगा, और फिर चलने के बाद फिर यहीं पे ये आ जाएगा। तो जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से गति करेगा, मोशन करेगा, तो इसका जो विस्थापन होगा, इसका जो विस्थापन होगा, विस्थापन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। विस्थापन 0 होगा, लेकिन दूरी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य, क्योंकि मूल बिंदु से अंत बिंदु की दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब मूल बिंदु भी यही है और अंत बिंदु भी यही है। चलना तो यहीं शुरू किया था, तो यहाँ से यहाँ पे फिर वापस आ गया, तो इसका विस्थापन विस्थापन जो होगा, इसका जो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन बिल्कुल 0 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। इसका विस्थापन का परिभाषा भी यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि मूल बिंदु से अंत बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और यहाँ दोनों एक बिंदु है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अच्छा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है, एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई, यहाँ पे h कर लेना है, h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है तो पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं उसका विस्थापन क्या होगा। चलिए उस क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। और इस पृथ्वी से कोई वस्तु को, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से h ऊंचाई पर, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये है h। यहाँ से एक वस्तु को यहाँ पर फेंका गया, तो बोला है कुल दूरी क्या होगा। तो कोई वस्तु हम फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे ही इस वस्तु को हम ऊपर की ओर ऐसे फेंके, ठीक है, तो फिर ये नीचे की ओर गिरेगा। तो इसको जाने में h, जाने में लगा h, और फिर आने में भी लगा h, तो ये हमारा हो जाएगा 2h। कुल दूरी तो हो जाएगा, कुल दूरी हमारा हो जाएगा 2h। लेकिन विस्थापन क्या होगा, इसका हम जहां से चले थे फिर वहीं पे आ गए,
मतलब यहाँ से वस्तु को फेंके थे, फिर वस्तु यहीं पे आ गया, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे इसका विस्थापन, विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन इसका 0 हो जाएगा। तो याद रखना है, कुल विस्थापन शून्य है, क्योंकि h जितना गया उतना ही आया, अर्थात वैसे भी हम जानते हैं जब हम जहाँ पे रहेंगे फिर वहीं पे आएंगे, तो उसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। जब अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। और वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या होगा? h प्लस का h2h हो जाएगा। सवाल में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे क्या करना है? h बना लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलो, उसका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। सीधी सरल रेखा पर गतिमान बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु से स्टेशन से वह 3 किलोमीटर, यहाँ पे लिखना है स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, ठीक है। और 7:15 में, यानी कि 7:15 पर माइनस, यहाँ पे होगा -5 किलोमीटर दूरी पर थी, तो उसका विस्थापन क्या था? कहने का मतलब देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं, ये यहाँ पे बना लेते हैं, ये है मूल बिंदु ओ। तो 7 बजे जो है वह 7 बजे 3 किलोमीटर के स्टेशन से 3 किलोमीटर पीछे था, स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, ठीक है, पीछे। और जैसे ही 7:15 हुआ, 7 बजे यहाँ पर था, ठीक है, 7 बजे था यहाँ पे, 7:15 हुआ, तो इससे -5 किलोमीटर की दूरी पे था। और हमें पता है दूरी जो है माइनस में नहीं होता है, तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा? तो विस्थापन जो होगा इसका, विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन क्या होगा? तो 3 -5 घटाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस माइनस +5, तो टोटल विस्थापन हो जाएगा 8, अर्थात 8 किलोमीटर इसका क्या होगा? आंसर, विस्थापन। यहाँ पे हम देखो लिख भी दिए हैं, मान लिया x1 दूरी 3 किलोमीटर और x2 दूरी -5 किलोमीटर, तो इसका विस्थापन s हो जाएगा x1 -x2, अर्थात 3 माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर हो जाएगा। चलो, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोई वस्तु त्रिज्या के एक वृत्त पर चलती है, ठीक है, और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यास तक सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, हम क्या, एक क्या है? वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। हम इस तरह से क्या करते हैं? एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं ये वृत्त है, और इस वृत्त की यहाँ से एक त्रिज्या है, और इस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग जो है क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या आर है। यहाँ से कोई वस्तु है, चलना शुरू किया, ठीक है, बोला है ना कि त्रिज्या के एक वृत्त पर चलती है अपने, और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यास तक सम्मुख बिंदु पर, इसके बिल्कुल सामने। अब कहाँ पे आ गया वस्तु? यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे आने में, तो इसका कुल दूरी पूछा है ना, पहले विस्थापन क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ तक आर, तो यहाँ से यहाँ तक कभी आर, तो इसका विस्थापन जो होगा, विस्थापन, विस्थापन हो जाएगा कितना? आर प्लस का आर। प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो आर प्लस का आर हो जाएगा 2r हो जाएगा इसका विस्थापन। और इसका कुल दूरी क्या हो जाएगा? तो कुल दूरी हो जाएगा वृत्त की परिधि, कुल दूरी हो जाएगा वृत्त की परिधि, जो कि मैंने आप लिख दिए हैं 2πr हो जाएगा, ठीक है। कोई वस्तु अगर कोई किसी वृत्त पर चलती है, तो अपने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु के वापस सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी, विस्थापन तो 2r होगा, और तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? तय की गई दूरी ये हो जाएगा 2πr हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा ना,
क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग शून्य है? तो हाँ, ऐसी गति लिखेंगे। हाँ, ऐसी गति हो सकती है। कौन सी गति? तो वृत्तीय गति। वृत्तीय वृत्तीय गति। वृत्तीय गति हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो एक कोई वृत्त है, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, फिर यहीं पे आएंगे, तो इसका औसत वेग क्या होगा? शून्य होगा। या मान लेते हैं सीधा रेखा, मान लो यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ आए, और फिर यहाँ से यहाँ आ गए, तो इसका औसत वेग क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, तो इसका त्वरण होगा। यहाँ पे त्वरण लिखना है, त्वरण क्या होगा? तो एक समान वेग से गतिशील है, तो इसका त्वरण जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। यहाँ पे शून्य कर देना, ठीक है। इसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर एक समान वेग से चल रहा है, तो हम वैसे भी जानते हैं त्वरण का ए बराबर होता है v माइनस का u बाय टी, 2 माइनस टी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समान वेग से चल रहा है, तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों क्या होगा? सेम होगा। और समय जो भी लग जाए इन दोनों में, तो 0 बटे कुछ समय होगा, तो क्या इसका मान आएगा? 0 ही आएगा ना। इसीलिए जब एक समान वेग से चलेगा, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर का। एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा पर निरूपित हुआ है, ठीक है। मतलब एक एक्स, ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है, और इसकी चाल जो है एक समान है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे है। तो समांतर रेखा के निरूपित हुआ है, तो इस गति में सवार का त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे वेग है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है। वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका त्वरण ए हो जाएगा। त्वरण को ए से लिखते हैं, ए हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। सवार का त्वरण क्या होगा? 0 हो जाएगा। और या बोल सकते हैं एक समान त्वरण से चलेगा, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर का क्वेश्चन। एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक पिंड है, तो उसका समय ग्राफ वही वाला है। मान लेते हैं एक एक्स अक्ष ये है, एक वाई अक्ष है, ये है एक्स अक्ष है, ये है वाई अक्ष। तो यहाँ से इसका वेग जो है हमेशा सब जगह एक समान होता है। तो यहाँ से s बराबर हम लोग दूरी तय करते हैं v इंटू T2 माइनस का T1। तो इसको ऐसे बोलेंगे, एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी s बराबर हम बोल देंगे v इंटू T2 माइनस T1। या हम लोग इसका यहाँ से क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यहाँ से जो क्षेत्रफल होगा वो ऐसे भी निकाल करके, या हमको डायरेक्ट ये समीकरण दे देना है, s बराबर T2 माइनस का T1, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो याद रखना है, एक गाड़ी का जो ऑडोमीटर है ये दूरी को मापता है। जिसका आंसर इस प्रकार से देंगे, ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ठीक है। उसके बाद अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ, विस्थापन बिल्कुल शून्य हो सकता है। यदि हम गोलार्ध में चलकर प्रारंभिक स्थान पर पहुंचते हैं, तो हमने कुछ दूरी तो तय की, लेकिन हमारा अंतिम विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। किसी गोला पे ऐसे चल देंगे, मान लेते हैं ये एक गोला है, इस गोला पे जहां से चलना शुरू किया फिर वहीं पे आ जाएंगे, तो इसका विस्थापन जो होगा वह क्या होगा? विस्थापन इसका शून्य के बराबर होगा, विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण और उसकी औसत चाल के बराबर होगा? किस अवस्था में?
तो जब वस्तु लिखेंगे, इसका उत्तर जब वस्तु विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई दूरी समान होंगे, तब जो है उसके औसत चाल क्या होंगे, बराबर होगा। यानी कि जब विस्थापन और दूरी मतलब एक समान चाल से चलेगा, विस्थापन विस्थापन बराबर हो जाएगा किसके, विस्थापन बराबर हो जाएगा दूरी के। इस अवस्था में औसत वेग औसत चाल जो होगा बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर का है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में हो। तो इसके बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होंगे। तो अगर दूरी समय ग्राफ होगा तो ये इसका मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं ये ऐसे ग्राफ खींच देते हैं, ये अगर ग्राफ है तो ये एक स्थिर वेग से स्थिर है, तो, तो ये वह गतिमान नहीं है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर है और गतिमान नहीं है। ठीक है, चल उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति क्या होंगे। तो एक समान गति के लिए दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होगी, जबकि असमान गति के लिए ऐसा ग्राफ समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का, चाल समय ग्राफ की 4 स्थितियां दिखाई गई है, किस स्थिति में, नंबर 1 में है चाल नियत है। तो चाल नियत कौन सी स्थिति में है, चाल नियत है, मतलब इस स्थिति में ये जो सी ऑप्शन है इस स्थिति में चाल नियत है। उसके बाद चाल घट कौन सी स्थिति में रही है, तो चाल जो है इस स्थिति में ए नंबर का जो ये मान लो ये है, इस स्थिति में चाल घट रही है। उसके बाद चौथी स्थिति में क्या हो रहा है, चौथी स्थिति उसके बाद चाल बढ़ रही है, तो चाल इस स्थिति में क्या हो रहा है, यानी कि बी नंबर का दूसरा ग्राफ जो है इसमें चाल बढ़ रही है, और इसमें चौथी स्थिति में क्या हो रहा है, घट रहा है और घटता है, पहले नहीं पहले बढ़ा उसके बाद घटा, पहले बढ़ा उसके बाद पहले बढ़ा और उसके बाद घटा। तो 16 नंबर का आंसर ये होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा। तो एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा, तो टी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, समय होगा 2 पाई r/v। ठीक है, तो 2 गुना पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना r है कितना 7 बट्टे भी कितना है वेग, वेग 4 मीटर ना, 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। ठीक है, के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन, इसमें जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि ज्ञात की होती है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और वस्तु का वेग होगा। तो अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से वस्तु का वेग प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर का क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे, हाँ,
क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। वृत्तीय पथ पर जब भी गमन करेगा तो वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, एक डोरी के छोर पर बंधे किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या होगी? तो स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, वस्तु वृत्तीय पथ के स्पर्शीय रेखीय सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो इसमें जितना भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न था भारतीय भवन का उसको हम लोग सॉल्व किए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।